मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी शायद 7 समन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही वो कोई जो है कदम उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से डर रही है, आम आदमी पार्टी से खौफजदा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर अपने ग्राफ को बहुत ऊंचाई पे लेके चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सच की। मैं हूं नाज़मीन। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी फंसती हुई जा रही है। एक एक करके उनके तमाम नेताओं को गिरफ्त में लिया जा रहा है। लेकिन क्या ये नीति एक ऐसी नीति बन गई है जो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है? शराब नीति की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस इरादे से 2021 में इस नीति को लेकर आए थे ताकि यहाँ पर शराब माफियाओं का खात्मा हो सके, सरकारी खजाना बढ़ सके, ताकि इसका फ़ायदा तमाम योजनाओं में वो लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या देखा जाता है कि समय दर समय बीतता जाता है और ये शराब नीति एक घोटाले में तब्दील हो जाती है। तमाम जानकारियां यहां पर सामने आती हैं, कैसे करके एक एक नेताओं के घर पर छापेमारी की जाती है, घंटों की पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ के बाद आखिरकार परिणाम क्या निकलता है? गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट के चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती है। यहाँ पर मार्च 2021 में इस पॉलिसी को लाया गया था और उसके बाद आपको बता दें कि ये पॉलिसी को लेकर नवंबर 2021 में से लागू करने की बात की गई थी कि नवंबर 2021 में से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन एक अड़चन आती है उपराज्यपाल के तहत। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर एक रिपोर्ट सौंपते हैं उन्हें और जांच की बात यहाँ पर सामने आती है। उपराज्यपाल इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ईडी और सीबीआई को कहती हैं कि आप जांच कीजिए। जांच चलती है और आपको बता दें कि इसमें जो आबकारी नीति जो इसके जो मुखिया है मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ जांच चलती है। जांच चलती जाती है और जांच के तहत देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के घर पर और उनके 31 जगहों पर छापेमारी की जाती है। और सीबीआई यहाँ पर आपको बता दें 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करने के बाद सीबीआई यहाँ पर 27 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार के बाद यहाँ पर कई नाम देखे जाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि क्या सिर्फ मनीष सिसोदिया की ही गिरफ्तारी हो पाएगी या इसमें कई और आरोपियों के नाम भी देखे जा रहे हैं। तो इस कड़ी में देखा जाए सीबीआई के बाद ईडी आती है। ईडी 9 मार्च को फिर से सिसोदिया को गिरफ्तार करने के वारंट जारी करती है। यानी कि दोनों ही सूरतों में मनीष सिसोदिया फंस गए। उनके साथ साथ यहाँ पर तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी का नाम भी आता है, के कविता, उनसे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आप पूछताछ किस बिना पर कर रहे हैं? क्या वो सरकारी गवाह के रूप में की जा रही है या आरोपी बनाकर? तो कहीं ना कहीं के कविता को आरोपी बनाकर पूछताछ की गई। ये ईडी के रडार पर आई और उसके बाद देखा जाए तो पूछताछ में तमाम सवाल पूछे गए लेकिन मामला शांत हो जाता है। उसके बाद देखा जाए समीर महेंद्रो, इनका नाम भी देखा जाता है, ये भी ईडी के शिकंजे पर आते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। विजय नायर सीबीआई के शिकंजे पर आते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन जेल से बाहर भी आ जाते हैं। यहाँ पर पंजाब के 10 अफसरों से भी बयान लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले को लेकर। इसके बाद देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटों की पूछताछ सीबीआई करती है और उसके बाद देखा जाए तो अब ईडी के रडार पर अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। तो पहला समन जारी किया गया 2 नवंबर को पेश होना था, दूसरा समन जारी किया जाता है 21 दिसंबर को पेश होना था, 3 जनवरी का तीसरा नोटिस, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दे दिए जाते हैं कि ईडी के समक्ष वो पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सवाल कई बनते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ईडी के रडार पर है, अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर है, लेकिन इनका नतीजा क्या निकलेगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं को, इन मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की फिराक में केंद्र सरकार के इशारों पर ये ईडी अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। सभी सवालों के जवाब यहाँ पर खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अब तीसरे समन का भी जवाब दे दिया गया है। एक तरफ कहते हैं कि ईडी अधिकारियों का सहयोग करेंगे और दूसरी तरफ ईडी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं, तो ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल और सही बात है नाज़मीन, क्योंकि अगर हम पूरे मामले पे गौर करें तो लगातार अरविंद केजरीवाल उनके तमाम जो साथी हैं वो इस पूरे के पूरे मसले पर एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक तो 2 समन थे, उसके ऊपर बहुत गौर नहीं किया। तीसरे समन की जब बात आई तो लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल पेश हो जाएंगे ईडी के सामने और तमाम जो उनके सवाल उनके जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह का रुख उनका अब निकल कर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि अब वो राजनीति करने के पूरी तरह से मूड में है। क्योंकि अगर केजरीवाल का बयान देखें तो वो भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे चुनाव प्रचार करने से रोकने की मंशा के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। तो यानी कि अब देखिए इसको पूरी तरह से जो पॉलिटिकल रंग है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखें जो इस पूरे के पूरे आबकारी मामले में जो भी कह सकते हैं कि मामला था पूरे का पूरा, उसको लेकर चार्जशीट तक भी बन चुकी है। अब मेरे ख्याल में अगर उनको बुलाया भी जा रहा है तो उनको डर किस बात का, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि लगातार बीजेपी इस बहाने उनके ऊपर लगातार जो है कई तरह के हमले करते हुए नजर आ रही है। जो शहजाद पुनेवाला है वो ये कह रहे हैं कि भगोड़ों की तरह कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस समय अपनी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार उनको समन दिए जा रहे हैं, लगातार उनको बोला जा रहा है कि भाई आप हाजिर होइए, आप पेश होइए। जो भी ईडी या तमाम जो कह सकते हैं कि इसको लेकर सवालात हैं वो पूछना चाहती है वो आप से पूछेगी, तो आपको इसमें जाने में दिक्कत क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मैं अगर गया तो मुझे उठाकर वो जेल के अंदर बंद कर देंगे और जो हमारा आने वाले 2024 के इलेक्शन का जो प्लान है वो पूरी तरह से चौपट होता हुआ नजर आएगा। और तमाम जो हमारे ऊपर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी कर रही है। तो अब ये समझा जा सकता है नाज़मीन कि इसमें पूरा जो रंग है वो अब राजनीति के संग नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा जो मसला है वो अरविंद केजरीवाल ने अब कह सकते हैं कि राजनीतिक जो रंग में रंग दिया है। और अब देखें कल से मैं भी केजरीवाल इस तरह का वो अभियान चलाने के मूड में है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि अब वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर खड़े हो गए हैं कि आप जो भी कदम उठाएंगे, आप जो कहते भी रहे हैं कि बीजेपी तमाम ईडी और सीबीआई के जरिए तमाम सारे कदम ऐसे उठा रही है जो हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करे। लेकिन अब हम दबने के मूड में नहीं है बल्कि आपके सामने खड़े होने के मूड में है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब और दिल्ली की जो 2 राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ से वो अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीतना चाहते हैं ताकि लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़ सके। और इसीलिए अब वो लगातार बगावत वाले कह सकते हैं सुर जो हैं उनके जो कह सकते हैं कि एक मुखर जो सुर हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और लगातार वो ललकार रहे हैं ईडी को और बीजेपी को कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम अपनी मर्जी से जो चाहें तो जा सकते हैं, अपनी मर्जी से चाहें तो नहीं जा सकते। यही बात उनके इरादों में नज़र आ रही है। और जिस तरह की वो भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं वो यही बता रहा है कि वो अब किसी भी तरह से दबने के मूड में नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से यहाँ पर ईडी से डरते नहीं हैं तो एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार नोटिस जारी कर दिया जाता है, उसके बाद सिर्फ चिट्ठी में जवाब देते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर भी यही देखा जाएगा कि सिर्फ जवाब देते जाएंगे, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे? वहीं दूसरी तरफ इसी में एक सवाल और जुड़ जाता है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ कोर्ट का रुख भी किया था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत में जाइए, लेकिन मामला अदालत में भी चल रहा है। यानी कि आप एक लड़ाई अदालत में भी लड़ सकते हैं, किस तरीके से? देखिए बिल्कुल। और हेमंत सोरेन की बात करें तो मेरे ख्याल में 7 समन उनको जारी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक रुख नहीं है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी शायद 7 समन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही वो कोई जो है कदम उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए इससे हटकर जो महत्वपूर्ण बात है नाज़मीन वो ये है कि यही अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार कहते थे कि जो कह सकते हैं सरकारी संस्थाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका जो भी उनको सवाल पूछने, जो भी उनको बात कहनी है पूछनी है, उनके सामने हाजिर होने में कोई दिक्कत नहीं है। यही अरविंद केजरीवाल थे जो लगातार इन एजेंसियों का सहयोग करने की बात करते थे। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो नहीं लेकिन सहयोग पूरा करूंगा। तो ये कैसा सहयोग है जहां पर आप उनके सवालों का जवाब देते नहीं बल्कि उनसे सवाल पूछते हो? आप ये कहते हो कि भाई मेरे ऊपर जो भी आरोप आपने लगाए वो सब गैर कानूनी है, गैर ज़रूरी है और इसका कोई लेना देना नहीं है इस केस के साथ में। तो ऐसे में वो जो अपनी बात है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो केजरीवाल हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो तमाम उनके पार्टी के साथ में जो बीजेपी कर रही है, खासकर ईडी और तमाम सीबीआई के जरिए वो ये करने का प्रयास कर रही है ताकि जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है उसको रोका जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके। और यही बात बारंबार जो अरविंद केजरीवाल है वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पूरे के पूरे मसले में उनको एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे वो लगातार ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से डर रही है, आम आदमी पार्टी से खौफजदा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर अपने ग्राफ को बहुत ऊंचाई पर लेकर चले गए। 2 राज्यों में सरकार उनकी बन गई है, बहुत सारे विधायक उनके बन गए हैं। तो ऐसे
में बीजेपी के लिए नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर तगड़ा हो सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तभी तो एक ही बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही ईमानदार हैं तो ईडी के सामने पेश होते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं। यही बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई है। पंजाब में एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल 2006 में मुझे यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे, उन भ्रष्ट नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे, आज वो सारी बातें कहाँ गई। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, उससे इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अक्षय, अभी नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट सामने आया जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आप तो कहते हैं कि जो भ्रष्ट नेता हैं उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए, यहाँ तक कि इस्तीफा भी दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बारी आती है तो यहाँ पर ना तो जवाब देते हैं, ना पहुंचते हैं, ना ही इस्तीफा देते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं गिरफ्तारी हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। इससे पहले भी कई बार जब से वो जेल से बाहर आए हैं अपने मामले को लेकर के लगातार ही दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे विपक्षी दल से भी आते हैं पंजाब में, तो इस लिहाज से भी उनकी कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक राजनीतिक, मुझे लगता है, जिम्मेदारी बन जाती है जिसके चलते वे यहाँ पर हमलावर होते हैं। अब दूसरा, आपने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल के समनों को दरकिनार करने का, नज़रअंदाज करने का, तो देखिए यहाँ पर हेमंत सोरेन का भी मामला जिस तरह से निकल के आया कि 7 समन ईडी उन्हें भेज चुके हैं और वे नज़रअंदाज कर चुके हैं और वही काम अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ लगती है कि इस पूरे यहाँ पर प्रक्रिया के बीच लगातार जिक्र ये भी रहा कि नियम के मुताबिक ईडी 3 ही समन जारी कर सकती है और 3 समन के पास ईडी के पास 3 समनों के बाद ईडी के पास अधिकार है कि कोर्ट के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी कराकर गिरफ्तारी कर ले। लेकिन गिरफ्तारी कैसे करे, क्योंकि गिरफ्तारी करने वाला जो शख्स है वो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के कई प्रावधान है। उन्हीं प्रावधानों के चलते गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है केजरीवाल की करना। ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से 3 समन आ चुके हैं, तीनों समन पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। तीसरे समन पर भी उन्होंने ये कहा। तो यहाँ पर जो प्रावधान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के, उनका मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते वो लगातार ही ईडी और उनके समनों को यहाँ नजरअंदाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नजरअंदाज कर रहे हैं, यही आरोप हेमंत सोरेन पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन झारखंड की बात करें तो यहाँ पर विधायक दल की बैठक भी हेमंत सोरेन करेंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ नया रुख यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।